नहीं तो कल क्लास में मैंने आपको एंगल ऑफ रिपोज कराया था, रोलिंग फ्रिक्शन वगैरह करा दिया था, याद है नहीं याद? और क्वेश्चन भी कराए थे। ठीक है, एक क्वेश्चन बाकी रह गया था। ठीक है, वो क्वेश्चन था कि एक बॉडी है, ठीक है, और वो बॉडी रखी है एक मेज पे। ठीक है, और मेज पे रखी हुई बॉडी का जो आपको दे रखा है, तो उस बॉडी का जो वेट है वो 20 किलोग्राम है। मास जो है 20 किलोग्राम, कुछ इस तरीके का सेटअप है आपका। ठीक है, यहाँ पर एक ट्रॉली है, ठीक है, ट्रॉली है, इसका जो वेट है वो क्या है, 20 किलोग्राम है। ठीक है, ये कनेक्टेड है एक स्ट्रिंग से, और स्ट्रिंग के नीचे लगा हुआ है एक मास। इस मास का इस ये मास क्या है आपका, 3 kg का। ये सिस्टम नीचे से आ रहा है, क्योंकि कनेक्टेड मोशन है तो इसका भी एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम ही होगा। ठीक है, एक रस्सी है, इधर टेंशन लगेगा और इधर टेंशन लगेगा, आपको पता ही है, मैंने बताया था। ठीक है, और क्या कह रहा है इसमें, हाँ, कह रहा है कि जिस सरफेस पे रखा गया है उसका जो कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि बॉडी चल रही है उसके ऊपर, उसकी वैल्यू रखिए 0.04। ये कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है जिस सरफेस पे बॉडी पड़ी हुई है। ठीक है, ये ट्रॉली है आपकी, ये ट्रॉली है आपकी, और ये ब्लॉक है आपका। ठीक है, क्वेश्चन में बोल रहा है आपको टेंशन निकालना है, फाइंड टेंशन एंड एक्सेलरेशन, ये दोनों ही निकालने हैं। आसान क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए कैसे होगा। अगर अब मैं बात करूं, ये सिस्टम नीचे आ रहा है, ये वाला सिस्टम अगर मैं देखूं तो ये नीचे आ रहा है ना, तो इसका वेट कहाँ लग रहा होगा, नीचे। वेट कितना होगा, अच्छा जी की वैल्यू इसने बोल रखा है, जी इक्वल्स में क्या, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका जी की वैल्यू रखी है। तो इसका वेट कितना होगा, एम जी। एम जी की वैल्यू क्या आएगी, एम की वैल्यू 3 है और जी की वैल्यू 10 है, तो सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 30 न्यूटन। ठीक है, अगर मैं इसे फर्स्ट पार्ट कहता हूँ, यहां से यहां तक क्यों, इसको मैं पूरा फर्स्ट पार्ट लेता हूँ, और इस पूरे सिस्टम को मैं सेकंड पार्ट लूंगा। सेकंड पार्ट, ठीक है। अच्छा, ये जब ट्रोली नीचे आ रही है तो पीछे की तरफ एक फोर्स लग रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं भैया, फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। कौन सा फ्रिक्शन होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, क्योंकि बॉडी मूव कर रही है। मैं पहले इस ब्लॉक के लिए इक्वेशन बनाने जा रहा हूँ, एक ये वाली। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो सिस्टम नीचे आ रहा है, तो नेट फोर्स किसके बराबर होगा, इसके मास इंटू में इसका मास कितना है, इसका 3, और एक्सीलरेशन कितना है, इसका है। अच्छा, इस सिस्टम पे नेट फोर्स लग कितना रहा है, तो आपको पता है नीचे की तरफ ये वाला फोर्स लग रहा है, ऊपर की तरफ ये वाला फोर्स लग रहा है, लेकिन सिस्टम कहाँ आ रहा है, नीचे। तो नेट फोर्स क्या होगा, 30 माइनस टी बराबर में 3। ये होगी आपकी पहली इक्वेशन। अभी कोई दिक्कत तो नहीं। चलो मैं बात करता हूं सेकंड सिस्टम की। तो सेकंड सिस्टम कहां जा रहा है, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, तो बेंच में ना, राइट साइड में जा रहा है। तो इसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स किसके बराबर होगा, इसका मास, मास कितना है इसका, 20 किलोग्राम, इनटू में इसका एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इस अगर मैं देखूं तो ये राइट साइड में जा रहा है, तो नेट फोर्स की वैल्यू होगी कितनी, दिस फोर्स माइनस दिस फोर्स। तो नेट फोर्स किसके बराबर होगा, टी माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन बराबर में 28। अच्छा, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, तो मैंने आपको बताया फ्रिक्शन क्या होता है, तो कल ही फॉर्म बताया था। फ्रिक्शन जो होता है वो आपका म्यू एन होता है, क्या होता है, याद है। और यहां पर आपको बता दूं, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पे इसका वेट क्या होगा, 200 न्यूटन, और इसका एन क्या होगा, इस तरीके से होगा। और हॉरिजॉन्टल प्लेन में मैंने बताया था कि जो एन की वैल्यू होती है वही क्या होती है, एन की वही वैल्यू होती है, कांटेक्ट फोर्स की वही वैल्यू होती है जो वेट होता है, आपको कल मैंने बताया था। ठीक है, बराबर में 20। तो टी माइनस म्यू की वैल्यू रखिए 0.04, एन कितना भैया 200, माइनस बराबर में 20। इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, 20 है ना, 28 इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो टी माइनस 8 बराबर में
28। ये होगी आपकी सेकंड इक्वेशन। बन चुकी है इक्वेशन ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। अगर मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं तो पहली इक्वेशन क्या है, 30 माइनस टी बराबर में 3 है, और सेकंड इक्वेशन क्या है, टी माइनस 8 बराबर में क्या है 28। ये दोनों क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गया। ये अगर मैं इन दोनों को देखूं तो ये क्या हुआ, 30 माइनस 8 क्या होगा 22, और 3 है, और ये 20 है क्या होगा 23। ए की वैल्यू क्या होगी 22 अपॉन में 23 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका क्या गया एक्सेलरेशन। और इस एक्सेलरेशन की वैल्यू आप एक काम करो, फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो तो आपका टेंशन भी आएगा। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, ऑन पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन फर्स्ट इक्वेशन, तो भैया 30 माइनस टी बराबर में 3, ए की वैल्यू क्या रखिए 22 बटे में 23। सॉल्व करोगे तो आपका टेंशन भी आ जाएगा, कर लोगे। और ये एग्जाम में 4 बार आ रखा है। कब आया था 2017, 18 और 21 में, और अभी लास्ट ईयर भी आए थे 23 में। सीबीएसई में पूछा गया टॉपिक क्वेश्चन है, और एनसीईआरटी का हॉट एग्जाम्पल है। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा फ्रिक्शन घुसेड़ दिया इसके अंदर। ठीक है, आते बात करते हैं भैया यहाँ पे आज कुछ खास टॉपिक होने वाले हैं। उसमें से पहला टॉपिक है मोस्ट वर्क डन। ठीक है, आपको वर्क डन निकालना है ऑन अ फ्रिक्शन वाली सरफेस। जैसे जो सरफेस जिसके पास फ्रिक्शन है उसके ऊपर मैं वर्क डन करूंगा। 3 अलग अलग केस में करूंगा, जिसमें एक केस क्या है इंक्लाइन है, बाकी 2 केस क्या है, सॉरी एक केस क्या है प्लेन है, प्लेन पे वर्क करूंगा, और दूसरे केस में आप इंक्लाइन पे वर्क करोगे ऐसा। ठीक है, थोड़ा रेजोल्यूशन होगा उसमें, बाकी मैंने कल का कंसेप्ट बता दिया था, उसी कंसेप्ट पे सारे रेजोल्यूशन होते हैं। ठीक है, तो देखिए भैया वर्क डन, वर्क डन निकालने जा रहा हूं। वर्क का फॉर्मूला आपको बता दूं, वर्क होता है सब जानते हैं फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब देखिए पहला केस कर रहा हूं मैं, वर्क डन केस फर्स्ट, वर्क डन ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल रफ प्लेन। अब वो हॉरिजॉन्टल भी है और रफ भी है, मतलब उसमें फ्रिक्शन ऑफर होगा, अगर चलूंगा तो फ्रिक्शन आएगा। ठीक है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ म्यू क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। चल रही है बॉडी तो इसलिए कौन सा कोएफिशिएंट होगा काइनेटिक। ठीक है, एम क्या है मास ऑफ बॉडी जिसको मैं चला रहा हूं, मास ऑफ बॉडी। एक बॉडी इस तरीके से हॉरिजॉन्टल प्लेन पे पड़ी थी, आपको याद होगा हॉरिजॉन्टल प्लेन पे जितना इसका वेट होगा उतना ही ऊपर लगने वाला क्या होगा कॉन्टेक्ट फोर्स होगा। ठीक है, मैंने इसके ऊपर क्या किया अप्लाइड फोर्स लगाया, और आपको पता है अप्लाइड फोर्स के बराबर ही क्या आता है फ्रिक्शन आता है। ठीक है, वो मूव करने लगी, बॉडी मूव करने लगी। अच्छा, इसकी वैल्यू सबको पता है म्यू क्या होगा एन होगा, और अगर मैं बात करूं तो म्यू क्या है काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, और एन की वैल्यू यहाँ पर आपको सबको पता है एम जी के बराबर होगी। यानी आपके तो ये जो फ्रिक्शन लग रहा है पीछे की तरफ वो क्या लग रहा है म्यू के एम जी क्या लग रहा है। तो आपको अप्लाइड फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, तो हेयर अप्लाइड शुड बी ग्रेटर, अप्लाइड फोर्स शुड बी ग्रेटर देन म्यू के एम जी। मतलब समझे, अगर ये पीछे लग रहा है 10 न्यूटन फोर्स और आपको इस बॉडी को चलाना है तो आपको 10 से ज्यादा ये कम से कम उसके आसपास ही लगाना पड़ेगा। एक बात ध्यान में रखना कि फिजिक्स में जब भी आप कैलकुलेशन करते हो तो आप हमेशा बराबर वाली ही कंडीशन लेते हो। क्योंकि अच्छा बताओ, अगर मान लो पीछे 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, आपको इस बॉडी को आगे ले आना, तो बताओ कितना फोर्स लगाओगे 11 12 13 14 कुछ भी लगा दो सब में चलेगी बॉडी। तो कम से कम कितना फोर्स लगाना है, तो उतना ही लगाओ जितना पीछे लगा रहा है फ्रिक्शन। तो हम हमेशा मिनिमम फोर्स लेके चलते हैं, ज्यादा लगाओगे तो ज्यादा तो अनसर्टेन हो गया ना, कुछ भी हो सकता है ज्यादा, 10 से ज्यादा कुछ भी, 10 से तो ज्यादा इनफाइनाइट तक होता है। तो इसलिए भैया जब आपको बोला जाएगा कि वर्क कितना हुआ, तो वर्क में आप वही फोर्स लोगे जो क्या है भैया बराबर के आसपास का। इसीलिए ध्यान रखना मैंने ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू दोनों लगा रखा है। ठीक है, इफ ड्यू टू अप्लाइड फोर्स, ड्यू टू अप्लाइड फोर्स बॉडी मूव्स अप टू एस, बॉडी कितना मूव करती है
एस एस मत करो, डी कर देते हैं ना, डी। बॉडी मूव टू डी। अप्लाइड फोर्स की से बॉडी कितनी मूव की, डी। तो वर्क क्या होता है, देन वर्क। ठीक है, अप्लाइड। अच्छा एक बात यहां से एक और चीज भी आती है, अगर अगर आपका अप्लाइड फोर्स आपको पता ही इतना है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होता है, अप्लाइड फोर्स अपॉन में मास। अप्लाइड फोर्स क्या है, म्यू के एम जी अपॉन में एम, एम से एम कैंसिल हो गया। तो ये ध्यान रखना, जो सरफेस फ्रिक्शन वाली होती है, जो सरफेस, तो उसके ऊपर चलने पर जो एक्सेलरेशन आता है वो क्या आता है, म्यू के एम जी, सॉरी म्यू के जी, ये एक्सेलरेशन होता है। ये ध्यान रखना, पूछा भी जाता है। तो कई ऐसी सरफेस आपको मिलेगी जहां पर फ्रिक्शन, तो उसका ऑलरेडी वो फ्रिक्शन वाली सरफेस है, तो वहां का जो एक्सेलरेशन होगा बॉडी का उसके ऊपर, वो म्यू के एम जी के बराबर। म्यू के क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है। अच्छा, if due to applied force body moves from moves up to distance d, या up to d, then वर्क क्या होगा, वर्क होता है अप्लाइड फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। अप्लाइड फोर्स कितना बड़ा, म्यू के एम जी, और डिस्प्लेसमेंट कितना बड़ी। तो ये आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जो बॉडी वर्क करेगी वही है। केस सेकंड करते हो, ठीक है, केस नंबर सेकंड। केस सेकंड, अब हम बॉडी को ले आ रहे हैं अप द इंक्लाइन, रफ इंक्लाइन प्लेन। क्या है, वर्क डन on a rough inclined plane अब हम कहा ले रहे हैं उसको, अब देखिए ये है आपका इंक्लाइन प्लेन, ये एंगल आपका थीटा। ठीक है, समझ गया। मुझे इस बॉडी को कहां ले आना है, ऊपर ले आना है। कहां ले आना है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं कलर चेंज करता हूँ इसको। ये आपका ब्लॉक है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, डी। कितनी है, ए और बी की वैल्यू कितनी रखी है, डी रखी है। ठीक है। अच्छा, इस बॉडी का मास जो है उसका मास क्या, एम है। एम क्या, मास ऑफ ब्लॉक, मास ऑफ ब्लॉक। और ये ध्यान रखना, इनमें से किसी एक का वर्क पक्का आ जाएगा, और हॉरिजॉन्टल वाला तो नहीं आता ही नहीं, दोनों को आता है। आसान है, ध्यान रखना। मैंने कल बताया था आपको, वेट हमेशा का लगता है नीचे जमीन की तरफ, और नॉर्मल रिएक्शन हमेशा क्या होता है, बॉडी की सरफेस के परपेंडिकुलर। तो पहले आपको पता है एन की लाइन में वेट लगता था यहाँ पर, अब वेट कहाँ पे आ गया है, यहाँ पर। पहले वेट यहाँ पे था, जो एन की लाइन में हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एन और वेट दोनों क्या होते हैं, एक लाइन में होते हैं। लेकिन जैसे ही आपने इसको थोड़ा सा प्लेन को उठाया, तो वेट कहाँ गया, यहाँ आ गया। समझ गया। तो ये कितना एंगल बना, आपको याद होगा, जितना एंगल यहाँ बनता है उतने एंगल क्या होगा यहाँ पर भी बनेगा। तो इसको क्या बोलूंगा, एम जी कॉस थीटा, और इधर क्या आएगा, एम जी साइन थीटा। आप बॉडी को ले कहाँ जा रहे हो, ऊपर की तरफ। अप्लाइड फोर्स कहाँ लगा रहे हो आप, ऊपर की तरफ। तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ। कौन सा फ्रिक्शन होगा, काइनेटिक। तो भैया एक बॉडी डिस्प्लेस फ्रॉम, हाँ देखिए, वर्क डन देन अप्लाइड फोर्स, देन अप्लाइड फोर्स कितना होना चाहिए। देखो कितने प्यार से मैं कर रहा हूँ, उतने प्यार से आपसे भी होगा, बस आपको ध्यान रखना कैसे कैसे मैंने किया है। हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एन और एम जी क्या होते हैं, एक लाइन में होते हैं। लेकिन जैसे ही आपने इसको यहाँ पे कर दिया, तो क्या हुआ, वेट आपका इधर आ गया। तो नहीं, वेट पहले यहाँ पे था, अब यहाँ पे आगे कितना एंगल बना, जितना एंगल यहाँ बना। बस उसके बाद रिजोल्व करना है। और मोशन के हमेशा उल्टी डायरेक्शन में क्या आता है, फ्रिक्शन आता है। तो बस यही ध्यान रखना। ठीक है। देन अप्लाइड फोर्स क्या होगा, तो फोर्स, अप्लाइड फोर्स तो आपका ही है ना, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो नीचे लगने वाले फोर्स से बराबर या उससे ज्यादा। तो नीचे कौन सा फोर्स लग रहा है, नीचे लग रहा है आपका, ये फोर्स शुड बी ग्रेटर देन एम जी साइन थीटा प्लस काइनेटिक। दो लग रहे ना, एक एम जी साइन थीटा लग रहा है, दूसरा क्या लग रहा है नीचे। तो उन दोनों से क्या होनी चाहिए, ज्यादा है कम से कम उसके बराबर है। ज्यादा तो कुछ भी होगी तो अपने आप चला जाएगा, कम से कम बराबर होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, आपको पता है एफ अप्लाइड क्या होगा, इस केस में कई बार एक्सेलरेशन भी पूछ आता है, क्योंकि एक केस थोड़ा सा अच्छा है, एम जी साइन थीटा। अच्छा, यहाँ पर आपको बता दूं कि एन की वैल्यू किसके बराबर होगी, बताओ। यहाँ पर जो एन की वैल्यू होगी उसके जस्ट अपोजिट कंपोनेंट क्या है, एम जी। तो यहाँ पर ये बॉडी क्या है, ये एन जो होगा वो एम जी
कॉस थीटा के बराबर आएगा। हॉरिजॉन्टल में एन एम जी के बराबर आता है, यहाँ पर एन एम जी के बराबर नहीं आ रहा, एम जी कॉस थीटा के बराबर आ रहा है। ठीक है, म्यू थीटा प्लस, आपको पता है ये क्या होता है, म्यू के इनटू में नॉर्मल रिएक्शन। तो अप्लाइड फोर्स क्या होगा आपका, एफ अप्लाइड क्या होगा आपका, ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा प्लस म्यू के, और एन की वैल्यू क्या है भैया, एम जी कॉस थीटा। हमने क्या ले लिया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम जी कॉमन ले लिया, अंदर क्या हुआ साइन थीटा प्लस म्यू के कॉस थीटा। ये हो गया आपका अप्लाइड फोर्स। कई बार आपसे पूछेगा एक्सेलरेशन, तो देन एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स अपॉन में मास। फोर्स कितना है, एम जी ब्रैकेट में साइन थीटा प्लस म्यू के कॉस थीटा अपॉन में एम, एम से एम क्या हुआ कैंसिल हो गया, तो आपका एक्सेलरेशन क्या होगा, जी साइन थीटा प्लस म्यू के कॉस थीटा। आसान है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। तो भैया ये ऊपर जाने का एक्सेलरेशन है। ठीक है, अब हम ऊपर जाने का तो हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया, कई बार ये पूछे आते इसलिए मैंने इसको एक्स्ट्रा निकाल दिया। वर्क क्या हुआ, देन वर्क क्या होगा आपका, देन वर्क, वर्क क्या होता है, अप्लाइड फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। अप्लाइड फोर्स कितना भैया, एम जी साइन थीटा प्लस म्यू के कॉस थीटा, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ ए से बी पे गया, देन वर्क डन ए टू बी। ए से बी का डिस्प्लेसमेंट कितना है, ठीक, तो आपका वर्क आ गया, समझ गया। अब आ रहे हैं हम डाउन द प्लेन, क्या आ रहे हैं, डाउन द प्लेन, वर्क डन डाउन द प्लेन, वर्क डन डाउन द रफ इंक्लाइंड प्लेन। आप रफ इंक्लाइंड प्लेन से नीचे आ रहे हो, इस बार ऊपर नहीं आ रहे, नीचे आ रहे हो। ठीक है, अपने आप, ठीक है, अपने आप आ रहा है सिस्टम नीचे, ब्लॉक अपने आप आ रहा है, ब्लॉक अपने आप आ रहा है नीचे। ठीक है भैया, तो ये आपका इंक्लाइंड प्लेन, ये एंगल क्या है भैया, थीटा है, और यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या है, एंगल ऑफ रिपोज से क्या है, एंगल ऑफ, आपको याद है कल मैंने एंगल ऑफ रिपोज बताया था, एंगल ऑफ रिपोज वो इंक्लाइंड प्लेन का एंगल होता है जिसपे बॉडी स्लाइड करने वाली होती है, स्लाइड नहीं करती, करने वाली होती है। लेकिन यहाँ का जो एंगल है वो एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा, इसका मतलब बॉडी अपने आप क्या करेगी, स्लाइड करेगी, समझ गया। इस केस में बॉडी अपने आप क्या करेगी, बॉडी अपने आप नीचे स्लाइड करेगी। ठीक है, अपने आप नीचे स्लाइड करेगी इस केस में। ये देखिए, ये आपकी बॉडी, ये नीचे अपने आप स्लाइड कर रही है, वेट कहाँ लगता है, नीचे, नॉर्मल डायरेक्शन कहाँ लगता है, परपेंडिकुलर। यार पहले वेट कहाँ लगता था, यहाँ पे लगता था, अभी कितना एंगल शिफ्ट हो गया, वेट थीटा, एम जी, इधर क्या आएगा, एम जी साइन थीटा। ठीक है, ये नीचे आ रहा ब्लॉक, अपने आप आ रहा है, तो इसका मतलब इसके ऊपर जो नेट फोर्स लग रहा होगा कहाँ लग रहा होगा, नीचे, फ्रिक्शन कहाँ लग रहा होगा, ऊपर, क्योंकि मोशन इधर होगी। ठीक है, और ये ए है और ये बी है, तो ए टू बी की वैल्यू कितनी रखी है, दी दे रखी है, क्या रखी है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब एक चीज देखिए भैया, ये नेट फोर्स है, ये क्या है इसके ऊपर, नेट। तो हियर नेट फोर्स इक्वल्स टू में, हियर नेट फोर्स इक्वल्स टू में किसके बराबर हुआ, किसके बराबर होगा, इसका मास m है, तो मास इनटू में इसके एक्सेलरेशन के, खैर वो मैं नहीं लिख रहा। नेट फोर्स, यहाँ पर दो फोर्स लग रहे हैं इस बॉडी के ऊपर, एक ये लग रहा है और एक ये लग रहा है। बॉडी नीचे आ रही है तो इसका मतलब नेट फोर्स कहाँ होगा, नीचे की तरफ होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, एम जी साइन थीटा माइनस एफ के। अच्छा आपको बता दूं यहाँ पर भी एन किसके बराबर है, एम जी
कॉस थीटा के बराबर है ना। तो भैया एक काम करते हैं, एम जी साइन थीटा, और इसको क्या लिख दिया, म्यू के इंटू में एन, फ्रिक्शन तो यही होता ना, म्यू म्यू एन, एम जी साइन थीटा और माइनस म्यू के ऐसे लिख दीजिए, एन की वैल्यू क्या है एम जी कॉस थीटा। आपके नेट फोर्स की वैल्यू क्या आ रही है, नेट फोर्स की वैल्यू जो आई आपकी वो आई आपकी एम जी साइन थीटा, कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा माइनस म्यू के कॉस थीटा, ये आपका नेट फोर्स है। कई बार एक्सेलरेशन पूछेगा, देन एक्सेलरेशन क्या होता है, नेट फोर्स अपॉन में मास। नेट फोर्स क्या है एम जी साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा, अपॉन में क्या हो गया मास, मास से मास क्या होगा कैंसिल हो गया, एक्सेलरेशन क्या आ गया ब्लॉक का जो नीचे आ रहा है, साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा, ये एक्सेलरेशन हो गया। वर्क क्या हो गया, देन वर्क फ्रॉम ए टू बी, देन वर्क फ्रॉम ए टू बी कितना होगा, कितना होगा डिस्प्लेसमेंट ही हुआ, तो वर्क कितना निकलता है आपका फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट से नेट फोर्स। ठीक है, नेट फोर्स क्या है भैया, क्या है एम जी साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, ये आगे वर्क भी है। तो भैया हमने 3 केस किए वर्क के, क्लियर है, आसान है। ठीक है, इसी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन है, आसान आसान आते हैं, इनमें से जो अप द प्लेन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो ज्यादा आता है इससे, मतलब सेकंड वाला केस। अब बात करते हैं भैया एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, पहले आते हैं। आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि किसी चीज को खींचना जो होता है वो आसान होता है एज कंपेयर टू ढकेलने के। आप एक ब्लॉक लो, ब्लॉक को खींचो, वो आसानी से खींच जाता है, लेकिन उसको धक्का दोगे तो आपको दिक्कत होगी। ऐसा क्यों होता है, ये क्वेश्चन 100% आता है एग्जाम में, हर स्कूल में, कि वाई पुल इज इजियर देन पुश, पुल पुश से हमेशा आसान क्यों होता है। किसी भी चीज को आप खींचो धकेलो, दोनों में आपको डिफरेंस पता लगेगा, जो आसान रहेगा वो पुल रहेगा, जो हार्ड रहेगा वो क्या रहेगा, मुश्किल रहेगा वो पुश रहेगा। तो क्वेश्चन क्या आता है, और मैं इसे टॉप क्वेश्चन के फॉर्म में करा रहा हूं, वाई पुल इज इजियर देन पुश, किस लिए पुल पुश से इजियर होता है, बहुत आसान है, थोड़ा बहुत रेजोल्यूशन होगी बाकी हो जाएगा। हमने क्या किया, एक रोलर लिया, रोलर जिससे घास रोल नहीं करते वहां, पिच को फ्लैट करते हैं, ये रोलर है, इसका वेट क्या है एमजी नीचे, ये क्या होगा कॉन्टेक्ट फोर्स नॉर्मल डायरेक्शन, ये क्या है सरफेस जहां पर ये खड़ा हुआ है, और हम इसको क्या कर रहे हैं पुल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं पुल, पुल मतलब फोर्स लगा रहे हैं। तो ये जो फोर्स है उसने जमीन के साथ कितना एंगल बनाया थीटा, है ना। तो अब हमने एफ को रिजोल्व किया, तो इधर क्या आएगा एफ कॉस थीटा, और इधर क्या आएगा एफ साइन थीटा। जब हम इधर खींच रहे हैं तो फ्रिक्शन कहाँ आएगा पीछे की तरफ, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वैल्यू होगी म्यू के इंटू में एन, ये होगा फ्रिक्शन। अप्लाइड फोर्स, ये आपका अप्लाइड फोर्स है, ठीक है, हम पुल कर रहे हैं। इन केस ऑफ पुल, पुल में ये सारा होगा कि हम ऐसे फोर्स लगाएंगे, फोर्स जमीन के साथ, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इस फोर्स ने हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ कितना एंगल बनाया थीटा, तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट हो गए, एफ कॉस थीटा और दूसरा एफ साइन थीटा, केस ऑफ। ठीक है, अब एक चीज देखिए भैया, अभी मैं साइड में करता हूँ सारी चीजों को। तो अगर मैं देखूं, इफ द गिवन बॉडी is in equilibrium along y एक्सिस, अगर ये पूरी बॉडी ना तो ऊपर जा रही है ना नीचे आ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, देन अपवर्ड फोर्स, अपवर्ड फोर्स बराबर में डाउनवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स कितना है एन प्लस, इसको एन वन कर दो, ठीक है, एन वन प्लस एफ साइन थी, और डाउनवर्ड फोर्स क्या है भैया एम जी। तो एन की वैल्यू कितनी आ रही है, एन वन इक्वल्स में क्या जाएगा एम जी माइनस एफ साइन थीटा, यानी आपके एन की वैल्यू जो है वो एम जी से इस केस में कम है,
एन की वैल्यू कैसे पता? क्योंकि एन को अगर आप एमजी के बराबर लाना चाहते हो तो उसमें से कुछ घटाना पड़ रहा है। एन को लाने के लिए एमजी में से कुछ घटाना पड़ रहा है, तो कौन ज्यादा कौन कम है? एमजी ज्यादा होगा और एन क्या होगा? कम होगा। तो यहां पर एन वन क्या होगा? स्मॉल होगा। क्या होगा? स्मॉलर देन वेट। स्मॉलर देन वेट। अब हम कर रहे हैं पुश। पुश इन केस ऑफ पुश। पुश अगर आप किसी इसी रोलर को ऐसे पुश करो, वेट का अलग टेस्ट करनी चाहिए एम जी। नॉर्मल रिएक्शन मान लीजिए यहाँ पर आया N2 और आप पुश कर रहे हो, ऐसा ऐसा फोर्स लगाओगे पुश में, है ना? ये पुश कर रहे हो आप, फोर्स ऐसा लगाते हो। पुश के केस में फोर्स आपसे दूर जाता है, ऐसा यहाँ पे आप खड़े हो, इस केस में आप ऐसे लगा रहे हो फोर्स, है है, तो ऐसा खींच रहे हो, ठीक है? और इस केस में आप इसको ऐसा धकेल रहे हो, आपके द्वारा लगाया गया जो फोर्स है वो इस तरीके से ऐसा पुश कर रहे हो, ठीक है? जब आप पुश कर रहे हो तो ये जो पुश ये है आपका फोर्स लगाया गया, वो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कितना होगा? थीटा। इसको रिजॉल्व करते इधर क्या आएगा? एफ कॉस थीटा। इधर क्या आएगा? एफ साइन थीटा। इफ गिवन रोलर गिवन रोलर इज इन इक्विलिब्रियम ब्रियम along y एक्सिस। किसके along इक्विलिब्रियम में है? y के along। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऊपर लगने वाला फोर्स बराबर में, ऊपर कौन फोर्स लग रहा है? N2। वो किसके बराबर आएगा? एन सॉरी एफ साइन थीटा प्लस mg। इस बार आपको एन और कौन बड़ा बड़ा है? एन और एन या एमजी? इस बार एन बड़ा है या एमजी बड़ा है? क्यों? क्योंकि एन को एमजी को एन के बराबर करने के लिए आपको एमजी में कुछ जोड़ना पड़ रहा है। आप जोड़ते हो वहीं पर जो चीजें क्या होती है? कम होती है। तो इस केस में जब आप पुश करते हो तो एन क्या होता है? हियर N2 क्या है? ग्रेटर देन mg। ग्रेटर देन mg यानी पुश के केस में, सो इन केस ऑफ पुश, इन केस ऑफ पुश N2 क्या होगा? ज्यादा होगा, N1 क्या होगा? कम होगा। ये पुश के केस में है और ये पुल के केस में। यानी पुल के केस में कम नॉर्मल रिएक्शन यानी कांटेक्ट फोर्स की वैल्यू क्या होती है? कम होती है। और पुश के केस में कांटेक्ट फोर्स की वैल्यू क्या होती है? ज्यादा होती है। जब कांटेक्ट फोर्स ज्यादा होता है तो कल मैंने बताया था फ्रिक्शन भी क्या होता है? ज्यादा होता है। और कांटेक्ट फोर्स कम होता है तो इन केस ऑफ पुश, इन केस ऑफ पुश द वैल्यू ऑफ कांटेक्ट फोर्स इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ कांटेक्ट फोर्स in case of pull. So as we know friction is directly equal to contact force. Then friction in case of push is greater than friction in case of pull. जिस केस में फ्रिक्शन ज्यादा आएगा, पुश के केस में फ्रिक्शन क्या आ रहा है? क्योंकि कांटेक्ट फोर्स पुश में ज्यादा है तो उस केस में फ्रिक्शन भी क्या आएगा? ज्यादा आएगा। और जहां पर ज्यादा फ्रिक्शन लगता है वहां पे आपको क्या होती है? दिक्कत होती है। और जहां पे कम फ्रिक्शन लगता है वहां पे आपको दिक्कत कम होती है। ठीक है? सो पुश is hard and
पुल इज इजी। पुल क्या होता है भैया? इजी होता है। पुश हार्ड होता है, क्योंकि पुल पुश के केस में जो फ्रिक्शन आता है वो क्या होता है? ज्यादा होता है। अब पुल के केस में जो फ्रिक्शन आता है वो क्या होता है? कम होता है। पुश के केस में ज्यादा फ्रिक्शन, इसलिए वो हार्ड होता है। जहाँ पे ज्यादा फ्रिक्शन लेगा वहां पे ज्यादा, ठीक है। और पुल के केस में क्या होता है? फ्रिक्शन कम होता है, तो इसलिए आप इजी होता है। फिर आते हैं भैया सेंट्रीपिटल फोर्स, तो इसकी बात करते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स, क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स? द फोर्स विच एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। वो फोर्स जो सेंटर सर्कुलर पाथ के किसी भी सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ लगे, उसी को हम क्या कहते हैं भैया? सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। फोर्स, एनी फोर्स लिख दो, एनी फोर्स, एनी फोर्स, एनी फोर्स which act towards the center of सर्कुलर, जो फोर्स सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ की तरफ रखता है उसी को हम क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। ये सर्कुलर मोशन है, ये सेंटर है। इधर की तरफ कोई सा भी फोर्स लग जाए, एनी फोर्स, कोई भी फोर्स हो, ये किसके बराबर होगा? सेंट्रीपिटल सीपीएफ। क्या होगा? सीपीएफ के बराबर कोई भी फोर्स हो। एग्जांपल में सूरज है, ये क्या है? अर्थ है। तो ये अर्थ को सूरज अपनी तरफ किससे खींचता है? ग्रेविटेशनल फोर्स से। किससे खींचता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लग रहा है? सेंटर की तरफ लग रहा है। इसका सर्कुलर पाथ क्या होगा? इस तरीके से होगा, है ना? तो हियर ग्रेविटेशनल फोर्स, हियर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट टूवर्ड्स कहां लग रहा है? सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। सो तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा भैया? आपका सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। हेलो, हाँ, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा। दूसरा पहला एग्जांपल तो ये हो गया। तो इस तरह देखिए, दोबारा बोल रहा हूँ, एफ, ये कौन सा फोर्स है जो अर्थ को सेंटर की तरफ रखता है, सूरज की तरफ? तो क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। हियर ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लग रहा है? सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ की तरफ लग रहा है। तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा? सीपीएफ के बराबर होगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2, ये है प्रोटॉन, ये है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को इधर की तरफ खींच रहा है कौन? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहां पर क्या होगा? हेयर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, हेयर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्टैटिक फोर्स एक्ट टूवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्टैटिक फोर्स क्या होगा? इक्वल्स टू सीपीएफ। क्या होगा? ठीक है। अब देखिए कोई गाड़ी, एग्जांपल नंबर 2, ये भैया कोई गाड़ी है, गाड़ी है मान लीजिए, और वो यू टर्न ले लिया, ऐसे करके यू टर्न, ऐसा मुड़ रही है गाड़ी, गाड़ी जब वो ऐसे टर्न करती है ना, तो इधर बाहर की तरफ इसको पे ऊपर क्या लगता है? जर्क। क्या लगता है? और जर्क लगता है तो इधर की तरफ क्या लगेगा? फ्रिक्शन, क्योंकि उधर की तरफ खिसकेगी ना गाड़ी। जहां पे जर्क लगता है गाड़ी उधर क्या होती है? खिसक जाती है। ठीक है, जर्क की वजह से, की वजह से
गाड़ी क्या होगी, गाड़ी मोशन में आएगी, मोशन में आएगी। ठीक है, तो अगर गाड़ी की जर्क की वजह से गाड़ी उधर मोशन में आ रही है तो इधर क्या लग रहा है, फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है, ये जो पाथ है ना, पाथ इसके सेंटर की तरफ लग रहा है। क्या लग रहा है, तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन होगा, फ्रिक्शन फोर्स। क्या होगा, देखिए जिस पाथ में घूम रही है गाड़ी, जहां पर ये टर्न हुई, वो पाथ कैसा है, सर्कुलर पाथ है ना। ऐसा यू टर्न वगैरह कैसी होती है, सर्कुलर ही तो होती है यू टर्न वगैरह, कैसी होती है। और यू टर्न पे आपको जर्क लगता है, क्या लगता है, गाड़ी पे जर्क लगता है, जिसकी वजह से गाड़ी क्या होती है, आपकी दूर जाती है। ठीक है, तो हेयर फ्रिक्शन, ये क्या है, फ्रिक्शन। यहाँ पे फ्रिक्शन क्या होगा, सेंटर, इस पाथ का सेंटर है, सेंटर ऑफ, सेंटर ऑफ कर्व पाथ। ये जो कर्व पाथ है ना, उसका सेंटर है। और फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है, इस सेंटर की तरफ लग रहा है। सो फ्रिक्शन किसके बराबर होगा, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल। तो कोई सा भी फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स हो सकता है, बस वो कहाँ लगे, सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ में। और ये ध्यान रखना, सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा सर्कुलर पाथ में बांध के रखता है। ठीक है, उससे बाउंड करके रखता है, उस सेंटर से बाउंड करके रखता है, और उसका कोई काम नहीं होता। ठीक है, तो भैया ये ध्यान है ना, समझ गए, सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स जो सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ, कोई सा भी फोर्स हो सकता है। ठीक है, एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, कुछ भी नहीं है एक्सप्रेशन, कोई एक्सप्रेशन नहीं। ठीक है, फोर्स क्या होता है, एज बी नो, फोर्स क्या होता है, मास इनटू में। ठीक है, हम किस बात की बात, देन सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होगा, मास इनटू में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के, मास इनटू में। और आपको याद होगा जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन था, हमने फोर्थ चैप्टर में पढ़ा था, वी स्क्वायर अपॉन में आर होता है, वी स्क्वायर अपॉन में, याद है नहीं याद है, जो लास्ट डेरिवेशन कराई थी मोशन इन प्लेन में। तो देन सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर आएगा, एम वी स्क्वायर अपॉन में आर। एम क्या है, मास ऑफ बॉडी, वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ बॉडी, और आर क्या है, रेडियस ऑफ किसका, सर्कुलर, जो पाथ है उसकी रेडियस है। ये तेरी क्लास से ले क्या, अब तो ये तेरी क्लास के बच्चे लग रहे हैं क्या, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। ठीक है, आसान है, कुछ भी नहीं है, कोई एक्सप्रेशन भी नहीं है, एक्सप्रेशन आती नहीं है, बस फॉर्मूला ध्यान रखना, एम वी स्क्वायर अपॉन में आर इक्वल्स टू में सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स का होता है जो भी फोर्स आपका सेंटर की तरफ हो। अब देखिए, अगर एक डेरिवेशन की बात करूं, इस चैप्टर की सबसे खास डेरिवेशन है, उसका नाम है भैया आपका बैंकिंग ऑफ द रोड। सुना होगा आपने शायद, इसको, इस चैप्टर को पढ़ा होगा, तो टीचर ने 4 बार बोला होगा बैंकिंग ऑफ द रोड, बैंकिंग ऑफ द रोड, बोला ना। और आपको बता दूं भैया, वो डेरिवेशन इस चैप्टर से सबसे खास डेरिवेशन होती है। ठीक है, बैंकिंग ऑफ द रोड, बैंडिंग ऑफ द साइक्लिस्ट। ठीक है, ये सारे कंबाइंड टॉपिक है। ठीक है, और वो बेस्ड है इन्हीं 2 चीजों पर, एक रिजोल्यूशन पे और एक बेस्ड है इसका सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है भैया, अभी मैं चाहता हूं कि जल्दी ना करो, क्योंकि है तो 10 मिनट का ही, लेकिन 10 मेरे को करने में तो 5 मिनट भी नहीं लगेंगे उसको, डेरिवेशन को, छोटी सी। लेकिन भैया बस मैं चाहता हूँ कि उसको आप तसल्ली से करो, कल की क्लास में कुछ क्वेश्चंस भी रहेंगे, क्या हुआ, एक क्लास और भेज दिए। अब छठा चैप्टर इसके बाद चालू हो, कल कुछ क्वेश्चंस और एक्स्ट्रा करा दूंगा। ठीक है, बोर्ड पे पेस्ट करके रखूंगा 10-5 क्वेश्चन, एनसीईआरटी के कराऊंगा अभी क्वेश्चन। ठीक है, और जो पीवाई क्यूज आ रहे हैं तो उनको करा के कल आपके चैप्टर क्या होगा, फिनिश हो जाएगा। ठीक है, पूरा, ये वैसे लास्ट बचा है, इसके बाद कुछ नहीं बचा इसका। ठीक है, मेरे हिसाब से चैप्टर काफी आसान है जिस तरीके से पढ़ाएगा आपको, नोट्स वगैरह कंप्लीट कर लेना। ठीक है, फ्रिक्शन थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन फ्रिक्शन की अगर स्टार्टिंग से क्लास आपने ली है तो फ्रिक्शन भी कुछ भी नहीं है, बहुत प्यारा चैप्टर है। आपसे आप बच्चों से पूछ लें जो आपके स्कूल में पढ़ते हो, जो यहाँ पे नहीं पढ़ते होंगे, उनको बहुत हार्ड लगता होगा ये एक्चुअल में। ये चैप्टर आपके पल्ले में नहीं पड़ेगा अगर आपको स्कूल में पहली बार पढ़ाया जाएगा।
जो इक्वेशन बनती है ना बच्चे उसे देख के घबरा जाते हैं, जबकि इक्वेशन माने में कुछ है, नेट फोर्स बराबर में मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स क्या होता है भैया, बॉडी जहां पे मूव कर रही है वो उस डायरेक्शन का फोर्स माइनस पीछे वाला फोर्स। समझ गया, यही है नेट फोर्स की थ्योरी। समझ गया। तो भैया इसको पूरे से अच्छे से आज जाके, अभी तो आपके बहुत टाइम है, दूसरी क्लासेस भी नहीं है मेरे ख्याल से आज आपकी कोई भी, ठीक है। बायो की होगी तो बायो की भी छुट्टी हो जाएगी, उसके बाद जाके अपने सारे नोट्स को कंप्लीट कर लेना। नोट्स कंप्लीट करते हो आपका रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। कल मिलते हैं सेम टाइम पे, तो टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। ये रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूं ना, ठीक है ना ये वाली?